हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द वैम्पायर एपिसोड 34। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आखिर अतीत से कौन आया है फिर से ख्वाहिश की ज़िंदगी में। आरव ये सोचकर काफ़ी परेशान था कि अतीत से आखिर कौन वापस आ सकता है जो ख्वाहिश को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचे। जेनी नहीं हो सकती, और अगर यह कॉलरिक नहीं है तब कौन है। आरव गुस्से में घर से लगे हुए एक पिलर पर जोर से मार देता है। वहाँ सबको ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। पूरा घर ही हिल जाता है, सारी चीज़ें इधर उधर गिर जाती है और साथ में बेड पर सोया हुआ युग भी बेड से नीचे गिर जा सकता है। रिया आरव के पास आकर कहती हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखो आरव, तुम्हें पता है कि तुम अभी कहाँ हो। ये इंसानों का घर है और तुम्हारा ये गुस्सा सहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। आरव बिना पलटे ही कहता है, आई एम सॉरी मॉम। रिया आरव को परेशान देखकर पूछती हैं, क्या हुआ आरव, तुम इतने परेशान क्यों हो। आरव कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस ख्वाहिश की सुरक्षा को लेकर काफ़ी परेशान हूँ। रिया कहती है, तुम उसके साथ हो तब क्या डर, तुम उससे कुछ नहीं होगा ना। आरव कहता है, जानता हूँ मॉम, लेकिन इसके बावजूद भी मैं उसे ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा और ना ही पहले कर पाया था। कल उसको कोई उसका पीछा कर रहा था और मुझे उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। रिया कहती है, क्या वो जेनी हो सकती है, जब से हम सब आए हैं वे एक बार भी नहीं दिखी। आरव कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो जेनी होगी, क्योंकि अब वो पीछे से हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आप जानती हैं ना कि उससे क्या सज़ा मिली थी, उसके किए जुर्म की। अब वह किसी के सामने आने लायक भी नहीं है, और अगर वह ऐसा कुछ भी करेगी तो इस बार उसकी छोटी सी गलती की सज़ा भी मौत ही होगी, कुछ कम नहीं। ये सज़ा हम नहीं तय कर सकते, उसके लिए ये सज़ा उसे उसके अपने ही देंगे। रिया कहती हैं, हमें शिकारी की उसके ही जाल में फंसाना होगा, तुम्हें उसे सामने लाने के लिए वो करना होगा जो वो चाहता है, मतलब ख्वाहिश को अकेले छोड़ना होगा। उसे देखने के लिए अकेला देखकर वो ज़रूर आएगा। तुम्हें लगता है ना कि उसका कोई पीछा कर रहा है, तो तुम्हें उसके बाद क्या करना है, उसके साथ ये तुम जानते ही हो। आरव कहता है, नहीं मॉम, हम इसके लिए ख्वाहिश की जान खतरे में नहीं डाल सकते, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। रिया कहती हैं, तुम्हें उससे सच में दूर नहीं जाना, बस ऐसा लगना चाहिए कि तुम उसके पास नहीं हो। ख्वाहिश की चोट पहुँचने ये तो मैं भी नहीं सोच सकती, लेकिन हम यह सोचकर उसका इंतज़ार भी तो नहीं कर सकते ना कि वो दोबारा उस पर हमला करे, और उस वक्त हम सतर्क ना हो इससे पहले कि हम उससे उसके बिल से बाहर निकाल लेंगे। आरव कहता है, ठीक है मॉम, मैं समझ गया, अब मुझे क्या करना है। वो दूसरी तरफ युग बेड से नीचे गिरते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर वहीं नमस और साहिल वहाँ जल्दी से पहुँच गए। वो ज़मीन पर गिरा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसके ऐसे चिल्लाते देखकर वहीं पे साहिल को काफ़ी हंसी आ रही थी। युग चिढ़ाते हुए कहता है, काफ़ी चिढ़ते हुए कहता है, हाय मेरी टूटी कमर टूट गई और तुम्हें हंसी आ रही है। दोनों उसके पास उसे उठाते हुए कहते हैं और बेड पे बैठा देते हैं। वहीं साहिल कहता है, तुम तो बहुत ही नाजुक हो, बेकार ही ये मसल्स बना रखी तुमने, कहीं ऐसा तो सिर्फ तुमने दिखावे के लिए जिम जाते हो। युगन दोनों की तरफ देखकर अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों समझ जाते हैं कि वो नाटक कर रहा है और वह दोनों कहते हैं, ठीक है फिर हम जाते हैं। दोनों दरवाजे तक पहुँचे थे कि युग को लगता है कि दोनों चले गए। फिर अपनी कमर पर हाथ रख के कराहने लगता है और कहता है, हाय कितने बुरे हैं ये दोनों, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, कितनी जोर से पटका था बेड से मुझे। जब वे ऐसे कराहने वाला फेस बनाकर बैठा ही था कि उसी वक्त दोनों उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को अचानक सामने देखकर युग अपनी कमर से हाथ हटा लेता है और दोनों उसकी इस हरकत को देखकर हंसने लगते हैं। वहीं अजय जी अंदर आते हुए कहते हैं, तुम दोनों इसे इतना क्यों परेशान कर रहे हो। अजय,
अजय को वहाँ देखकर युग उनके पास आने पर उन्हें हक कर लेता है और कहता है, डैड, ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अजय उन दोनों को घूरते हुए कहते हैं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इसे परेशान करने की। दोनों एक साथ उन्हें सॉरी बोलते हैं। अजय मुस्कुरा देते हैं और युग को आंख मारकर इशारा करते हुए युग भी हंसने लगता है। इसके बाद अजय युग की चोट को ठीक कर देते हैं। युग को एहसास होता है कि जैसे उसे अभी कुछ फील ही ना हुआ हो। वो कहता है, वाह, ये तो जादू हो गया, इतनी जल्दी तो डॉक्टर की दवाइयों से भी काम नहीं होता। ओह माय गॉड। युग पूछता है, भूकंप आया था क्या यहाँ? युग के इस सवाल पर दोनों फिर से हंसने लगते हैं। अजय कहते हैं, नहीं, शायद आहान को गुस्सा आया था, सॉरी, आरव को गुस्सा आया था। युग चौंकते हुए उछलकर बेड पर बैठ जाता है और कहता है, क्या? इसी के साथ पूछते हुए, क्या हुआ आरव को? गुस्सा क्यों आया उसे? इतना खतरनाक गुस्सा? वहीं अजय कहते हैं, ये तो उसे भी नहीं पता होगा, रिया को शायद पता होगा। अब तुम आराम कर लो, तुम्हारे लिए ये सब नया है। अब सब देखकर ऐसे ही है और तुम्हें थोड़ा और वक्त लगेगा हमारे साथ एडजस्ट होने में। युग कहता है, वही आरव परेशान है। अब मुझे ये जानकर कहाँ नींद आने वाली है। सब चले जाते हैं और युग को ये सोचकर नींद ही नहीं आ रही थी कि आरव परेशान है तो आखिर है ही क्यों। आरव को कमरे में आता देखकर, लेकिन आरव वहाँ नहीं था। वह वापस अपने कमरे में जाता है। ये सोचकर वो इधर उधर करवटें बदल रहा था और ना जाने कब उसकी आंखें लग जाती। अगले दिन आरव कॉलेज नहीं जाता और ना ही किसी को दिखता। सब क्लासरूम में आ चुके थे सिवाय आरव के। आरव को क्लास में नहीं देखकर ख्वाहिश को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह किसी से ये कहती भी नहीं और कह भी नहीं सकती थी। कैंटीन से लेकर कॉलेज की हर उस जगह जहां आरव हो सकता, ख्वाहिश की नजरें उसे तलाश रही थी। जब उससे आरव नहीं मिला और कहीं नहीं दिखा, तब वह समझ गई कि शायद आज वह आया ही नहीं। ख्वाहिश सोचती है, लेकिन मैं उसके बारे में इतना ज़्यादा क्यों सोच रही हूँ? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वह कॉलेज आए या नहीं आए। अच्छा ये वो यहाँ नहीं है, जाने क्यों उसके होने पर अजीब सा एहसास होता है और मैं बहुत अजीब महसूस करने लगती हूँ। मुझे कम से कम अब मेरे साथ ध्यान में पढ़ाई लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। वहीं शिव ख्वाहिश को सोच में डूबा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ ख्वाहिश, तुम कहाँ खोई हुई हो? ख्वाहिश कहती है, अरे यार कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। ख्वाहिश आज सबके बीच होकर भी एक अकेलापन महसूस कर रही थी। वह मानना नहीं चाहती थी कि लेकिन उसे आरव की कमी खल रही थी, चाहे वह उसके बात नहीं करती थी। पर अभी तक तो वो उसके बीच कोई रिश्ता भी नहीं था, ना दोस्ती का और ना ही कुछ और। इसके बावजूद भी उसका दिल जो महसूस करता वह अभी उसे समझने से काफ़ी परे थी। एक अजीब सी खलिश और बेचैनी। आज सुबह से ही आरव को किसी ने नहीं देखा। रिया भी नहीं जानती कि आरव कहाँ है। वहीं आयशा आरव को कॉलेज में नहीं देखकर उसे कॉल करती है। वह उसे बार बार कॉल करती है, लेकिन उसे उसके कॉल को कोई रिस्पांस नहीं मिलता। वह कुछ सोचती है और मुस्कुराती है। वह कार लेकर कॉलेज से कहीं चली जाती है। कुछ देर के बाद ड्राइव करने के बाद वह कार को एक बंगलो के सामने रोक लेती है। ये आरव का घर था, यानी मतलब सिंघानिया मेंशन। वह अंदर आकर सभी को पूछती है और वहीं गार्ड युग से परमिशन मांगता है और उसे अंदर आने देता है। वह कार को स्टार्ट करके एंट्री करती है, तब उसकी नज़र गार्ड में लगे फूलों की ठहर जाती है। उसने आज तक ऐसे फ्लावर्स नहीं देखे, इतने सारे रंग बिरंगे, इतने खूबसूरत फ्लावर्स। वहीं एक कॉर्नर में लगे हुए वे काले रंग के फूल जो सबसे ज़्यादा चमकदार थे। वह कार को पार्क करके उन्हीं फूलों की तरफ जाने लगती है। वह उन फूलों तक पहुंच पाती है उससे पहले ही किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आयशा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ रिया खड़ी थी। उन्हें देखकर आयशा कहती है, आंटी मैं आरव से मिलने आई हूँ। आज वह कॉलेज नहीं आया ना? ठीक तो है ना क्या वो? रिया आयशा को घूरते हुए पूछती है, तुम यहाँ आरव से मिलने आई हो, फिर यहाँ क्या कर रही हो?
आशा कहती है, ये सब इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैं इनकी तरफ खिंची चली आई। रिया कहती है, ठीक है, लेकिन आरव घर पर नहीं है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है, तुम जा सकती हो। रिया का ऐसा रूड जवाब सुनकर आशा को बुरा लगा, लेकिन वह फिर भी कहती है, आंटी आप मुझे अंदर नहीं ले चलेंगी? मेरा मतलब आप अपनी गेस्ट का वेलकम बाहर से ही कर देते हैं क्या? नहीं, पीछे से आवाज़ आती है। ये युग था। वह वहाँ आते हुए कहता है, हम अपने गेस्ट का वेलकम बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन है। खैर तुम यहाँ पर कोई खास वजह? आशा कहती है, बस आरव, वह खुद से ही इतना खास है कि उसके ज़्यादा कोई और ख़ास वजह ही हो ही नहीं सकती। ध्रुव कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन मैं खुद उससे सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गया है, तुम अंदर आओ। आशा उसके साथ अंदर चली आती है। वो मन में सोचती है, क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं या बस मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं? लेकिन मुझसे पीछा छुड़वाने की इतनी आसान नहीं है इनकी लेकिन मुझसे पीछा छुड़वाना इतना आसान भी नहीं है इनके लिए। वह अंदर जाती है और कुछ देर तक बैठती है और युग उसके साथ बातें करने लगती है, अपनी नजर चारों तरफ दौड़ाते हुए, लेकिन उसे तो कोई नहीं दिख रहा था। इतने में एक सर्वेंट उसके लिए जूस और नाश्ता लेकर आता है। वो जूस को ग्लास में पकड़ते हुए उसे अपने ऊपर ही गिरा लेती है। वो वॉशरूम का बहाना करके आरव को ढूंढने लगती। वहीं निर्मल उसे ऐसा करते देख लेता है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं हर्षित भी वहां पर आ चुका था। दोनों कमरों की छत से चिपके हुए थे और आयशा की ऐसी हरकतें देख रहे थे। हर्षित जो अपने हाथ में जिंदा छिपकली पकड़े हुए था, वह उसे नीरज को दिखाते हुए कहता है, इस छिपकली के लिए तो ये वाली छिपकली कैसी रहेगी? नीरज उसे देखकर मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, इंतजार किस बात का है, करवा दो फिर इन दोनों की मुलाकात। आई बड़ी आरव को मिलने वाली, एक दिन इनका खून जरूर पीऊंगा अगर रिया मॉम हमें परमिशन देंगी। वहीं हर्षित मुस्कुरा देता है और कहता है, यार मेरे लिए भी छोड़ देना थोड़ा सा, मुझे भी पीना है, फिलहाल इसे मजा जगाते हैं। हर्षित उस छिपकली को ऐश पे फेंक देता है और वो छिपकली ऐश के सर के ऊपर जोर से गिरती है। आशा अपने सिर पर हाथ रखती है और छिपकली उसके हाथ में आ जाती है। वह हाथ नीचे करके अपने हाथ से पकड़ी हुई छिपकली को देखती है और अपने हाथ से जोर से झटकते हुए जोर से चिल्लाने लगती है और उछलने लगती है। दोनों उसे देखकर बहुत हंसते हैं। उसकी चीख और युग भागते हुए वहां आ जाता है, आशा को शांत करवाता है और उसकी नजर छत पर चिपके हुए हर्षित और नीरज पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि जरूर इन दोनों ने ही कुछ किया हुआ। आशा छिपकली छिपकली चिल्ला रही थी। युग पूछता है कि कहाँ है छिपकली। आशा छिपकली की तरफ इशारा करती है और अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। इतने में नीरज छिपकली को उठाकर ले जाता है। आयशा वहां से भागते हुए आती है और अपना पर्स उठाकर वहां से तेजी से बाहर निकल जाती है। रिया से इतनी तेजी से जाते हुए युग की तरफ इशारा करते हुए पूछती है, क्या हुआ इसे? युग कहता है, अरे मॉम, ये तो आप नीरज और हर्षित की शरारत है इनके साथ। रिया मुस्कुरा देती है और चली जाती है। युग उन दोनों के पास जाता है और कहता है, तुम दोनों को ये छिपकली मिली डराने के लिए, कुछ और नहीं मिल सकता। मेरी रेपुटेशन का क्या होगा सोचो। युग, रॉय सिंघानिया के घर में छिपकली मिली? वैसे तो इतना रईस बंदा है और एक पेस्टल कंट्रोल नहीं करवा सकता। सच में जाने क्या क्या गॉसिप बनेगी मेरे बारे में। पहले ही कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही थी और अब इस छिपकली कान से तक कोई भी नहीं मिलने वाली। वहीं नीरज ध्रुव युग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सोच, तुझे कोई लड़की मिल गई और कभी हमें बहुत प्यास लगी, मतलब खून पीने का मन हुआ और हम लोग अपनी प्यास को कंट्रोल नहीं कर पाए और अपने दो बड़े बड़े दांत उसके कंधों पर गड़ा दिए, तब क्या होगा? सोचो, तुम्हारे चक्कर में एक बेचारी लड़की की तो जान ही चली जाएगी। वहीं हर्षित और नीरज को हटाते हुए कहता है, तू अकेले ही इसका खून पिएगा क्या? मैं भी तो टेस्ट करूँगा। यार युग की पसंद टेस्टलेस होगी। नहीं होगी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सुनकर युग उन दोनों को धक्का देते हुए कहता है, यार तुम लोग पागल हो गए हो।
सच में पागल हो गए हो। इसका मतलब तुम कभी भी मेरी शादी नहीं होने दोगे। हाँ, ऐसा है, मैं ऐसे पूरी ज़िंदगी सिंगल ही रहूँगा। वहीं साहिल जो कब से दोनों की बकवास सुन रहा था और वे वहाँ आते हुए कहता है, मेरे होते हुए तुम सिंगल कैसे रह सकते हो? मैं मदद करूँगा ना तुम्हारी। पहले हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे, उसके बाद हम तीनों मिलकर उसका खून पिएंगे। यह सुनकर हर्षित, नीरज और दोनों बहुत हंसने लगते हैं। युग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मॉम बचाओ मुझे। युग ने चिल्लाते हुए आवाज़ लगाकर रिया और अजय एक साथ वहाँ पहुँच आते हैं। वो पूछते हैं, क्या हुआ युग तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? युग जाकर रिया के गले लग जाता है और कहता है, मॉम ये तीनों मुझे डरा रहे हैं। रिया चारों तरफ देखती है और वहाँ कोई नहीं दिखता। तब वह पूछती है, कौन तीनों युग? युग देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। इससे पहले कोई कुछ और कहता कि वहाँ वो तीनों ज़ोर से आकर एक साथ गिर जाते हैं और उनके पीछे यानी कैरी खड़ी हुई थी। वो कहती है, ये तीनों मॉम, ये तीनों इससे बहुत देर से तंग कर रहे थे। मैंने देखा और सुना भी, ये तीनों इसे सिंगल ही मारना चाहते हैं और इसकी गर्लफ्रेंड का खून पीने की बातें भी कर रहे थे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? और उन तीनों की तरफ देखते हुए कहती है, तीनों अटकली ज़ुबान से कहते हैं, नहीं मॉम डैड, हम बस मज़े ले रहे थे और कुछ नहीं। रिया कहती है, मेरे सबसे प्यारे बच्चे को तंग करने की सज़ा यह है कि अगले 24 घंटे तक तुम तीनों को इसकी सेवा करनी होगी। जो ये कहेगा और वही करोगे तुम। अगर तुमने इसे इतना सा भी तंग किया ना, तब इस बार मैं तुम तीनों के लिए दूसरी सज़ा तैयार रखूँगी। वो तीनों युग को घूरते हुए युग मुस्कुरा देता है। फिर मन ही मन कहता है, हाय अब भाई का मज़ाक सच में। दोस्तों वैसे जानते हो ना, इस कहानी को मेरे को रिकॉर्ड करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ 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 बहुत सारे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक सुनते रहिए हमारी ये स्टोरी वैम्पायर पार्ट 2 सिर्फ जिनी FM जान के साथ।